वो 28 जुलाई 2008 की घटना की 7 लोगों की हत्या हुई है। बड़ी भीभत्स नजारा था। 7 लोगों की गोली लगी हुई हत्या, जो शव पड़े हुए थे, सोने का कुंडल नीचे पड़ा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून था। आप सुनकर कांप जाएंगे। चीकू 2 साल की उम्र थी उसकी। जब हम मौके पर पहुंचे, चीकू अपनी मां के सीने से लिपटा हुआ था, मरी हुई मृत अवस्था में। हत्यारों ने चीकू की पीठ पे बंदूक रखी थी, शायद उसकी पीठ पर गोली मारी, पीठ पे, और मां के सीने को भेदते हुए आर पार हुई। नमस्कार दोस्तों, साजिद सैफी हूं मैं और आप हमारी क्राइम सीरीज बेपर्दा देख रहे हैं। बेपर्दा में अभी तक हम आपको क्राइम एपिसोड दिखाते थे, उसमें बताते थे कि किस तरह कई बार छोटी सी सनक खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाती है, कई बार हवस खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। लेकिन क्राइम सीरीज में अब हम अपने सिलसिले को जो आगे जारी रख रहे हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे बीच बीच में हम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठकर कुछ ऐसे अपराधों के बारे में आपको बताएं जिनके बारे में आपने अगर देखा या पढ़ा होगा तो उसको उस लेवल पर जो उसकी अंदरूनी चीजें होती हैं, और जब एक पत्रकार कवरेज के लिए जाता है, जिन चीजों का सामना वो करता है वो कैसा होता है, क्या परिस्थितियां होती हैं, वो सारी चीजें पता चल सके, और साथ ही उस घटना के कुछ अनसुने पहलू भी आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। तो क्राइम सीरीज में आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बुलंदशहर के एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए कहा जा सकता है कि उस केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। उसकी जो गूंज है वो न केवल विधानसभा बल्कि संसद तक सुनाई दी थी, और सीधे तौर पर कहा यह भी जा सकता है कि जब उसका जजमेंट हुआ तो लोग बड़े हैरान रह गए कि किस तरह जिस तरीके से शुरू में उस घटना को लेकर लोग सोच रहे थे, उसका खुलासा उससे बिल्कुल विपरीत था। हम आज बात कर रहे हैं बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के बरारी कांड की। इस कांड में 7 लोगों की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई थी। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आप मेरे साथ कपिल गौड़ जी हैं। आप बुलंदशहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। समय समय पर अलग अलग अखबारों के लिए, आप हिंदी अखबारों के लिए लिखते रहे हैं दैनिक। फिलहाल वर्तमान में आप हिंदुस्तान समाचार पत्र के क्राइम रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं। तो सबसे पहले आपका कपिल जी बहुत स्वागत है। धन्यवाद साजिद जी। बरारी केस के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा है कि 2008 में वो केस हुआ, तब भी आप क्राइम रिपोर्टर होते थे, आपने वो कवर किया। पूरे केस के बारे में समझेंगे, सिलसिलेवार आप हमें बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि आपके पास सूचना क्या आई थी, आपके मन में पहला सवाल क्या खड़ा हुआ, घटनास्थल पे पहुंचे आपने क्या देखा, और कैसे चीजों की परत दर परत, घटना की परत दर परत खुलती चली गई। देखिए साजिद भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, भले ही उस घटना को करीब 17 साल हो चुके हैं। वो 28 जुलाई 2008 की घटना थी। करीब 17 साल पूरे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो केस आज भी मेरे दिल दिमाग में जिंदा है। करीब सुबह 3:30-4 बजे का वक्त था। मेरे पास औरंगाबाद से रिपोर्टर का फोन आया। कौन सा? मैं उस समय अमर उजाला में क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था। तो मेरे पास औरंगाबाद से फोन आया कि हमारे क्षेत्र के गांव बरारी में मर्डर हो गया है। अच्छा। तो उन दिनों कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। तो मैंने कहा ठीक है, कवरेज करते हैं, जो भी होगा बता देना। करीब 15 मिनट बाद उसका फिर फोन आया रिपोर्टर का कि जो मर्डर 2-3 लोगों का हुआ है और शायद डकैती के दौरान हुआ है, जो सुनने में आ रहा है। मैं मौके पर जा रहा हूँ। तो मैं कि 2-3 लोगों का मर्डर तो बड़ी बात है, तो मैं भी निकलता हूँ। तो मैं करीब 4-4:30 बजे के आसपास घर से निकल गए। अब ये अगौता से मिला हुआ गांव है बरारी, औरंगाबाद क्षेत्र के एक अगौता बॉर्डर पर पड़ता है। तो हम खेतों से निकलते हुए पहुंचे, तो वहां जाकर मालूम चला कि 7 लोगों की हत्या हुई है। 7 लोगों की हत्या हुई है, और सभी की हत्या गोली मार के हुई है, जिसमें एक 2 साल का बच्चा है। मरने वालों में, मृतकों में 2 गर्भवती लेडीज थी जिनकी 2 या 3 दिन के अंदर डिलीवरी होने वाली थी। तो इस तरह देखा जाए तो ये 9 लोगों की हत्या थी। मानवीय तौर पर, कानूनी तौर पर लोगों की हत्या। आसपास के वहां पे एसएसपी भी मौके पर पहुंच चुके थे। आसपास के थानों की काफी फोर्स आ गई थी। शुरू में ये जब गांव वालों से पूछा गया तो ये कहा गया जी गोलियों की आवाज आई और हमें तो ये लग रहा है डकैत आ गए। लेकिन जब हम घर में एंटर हुए तो 1-2 जगह सोने के कुंडल पड़े हुए थे। तो और एक कुंडल शायद मृतका के कान में था और एक कुंडल उसका जमीन पर पड़ा हुआ था। तो ये चीज समझ आ रही थी कि इशारा कर रही थी। नहीं कि अगर वो लूट डकैती होती तो वो सोने के कुंडल ले जाते, छोड़कर नहीं जाते। तो ये चीज नहीं थी। तो ये तो समझ में आ रहा था कि कोई अलग ही मामला है, लेकिन मामला हर किसी के दिमाग से बाहर था। मैं रोकूंगा कपिल जी। अमूमन जब किसी पत्रकार के पास किसी घटना के लिए, खासकर क्राइम रिपोर्टर के पास कॉल आती है, तो सबसे पहले वो जिस थाना क्षेत्र की घटना होती है
उस थाना प्रभारी को फोन करता, सीओ को फोन करता, जो नियम अनुसार एक बातचीत करके जानकारी चाहता। तो आपने भी सभी अधिकारी को कॉल किया होगा। उस दिन जो थानेदार थे उस समय औरंगाबाद के, तो उन्हें भी फोन किया गया था। वो मेरे अच्छे परिचित भी थे, लेकिन उन्होंने पहला फोन उठाया नहीं। फिर मैंने एसएसपी को फोन किया। एसएसपी ने फोन उठाया, रिसीव किया और बोले मैं अभी बात करता हूँ कुछ देर में। उन्होंने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद मैंने फिर थानेदार को फोन किया, तो थानेदार का ये कहना था कि एक घटना हो गई है, बड़ी घटना हो गई है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया था कि कोई बड़ी घटना हुई है और इसमें क्या नाम है, ठीक है, इस कारण जाने हमें मौके पर जाना ही था। तो जब वहां जाकर स्थिति देखी तो बड़ी विभत्स नजारा था। 7 लोगों की गोली लगी हुई हत्या, जो शव पड़े हुए थे, सोने का कुंडल नीचे पड़ा हुआ था, चारों तरफ खून ही खून था। परिवार के जो आसपास रहने वाले थे, एक उनका मृतक के 2 छोटे भाई थे, एक बुरी तरह से रो रहा था, दूसरा गमगीन माहौल में बैठा हुआ था, सुदूत खोया हुआ। अच्छा। अधिकारियों ने गांव वालों को बुलाया, पूछा, सबों का यही कहना था जी कुछ नहीं मालूम, रात में गोलियां चली थी 12-1 बजे के बाद, ताबड़तोड़ गोलियां, और हम बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एसएसपी साहब ने, जो बराबर में उनके सगे भाई रहते थे, उनसे पूछी। वो बोले हाँ जी गोलियों की बहुत आवाज आई, हम झांक कर देख रहे लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो एसएसपी और एसपी सिटी, उस समय एसएसपी थे श्री राजकुमार कुरील जी और एसपी सिटी होते थे जेके शाही। तो उन्होंने पूछा भी तुम्हारे सगे भाई के घर में गोलियां चल रही हैं और तुम झांक रहे, कि बस साहब हिम्मत ना पड़ी। उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, कैबिनेट मिनिस्टर होते थे प्रोफेसर किरणपाल सिंह, उन्होंने भी मौके पर मुआयना किया। तो उनका ये कहना था भी, प्रोफेसर किरणपाल सिंह एक काफी सीनियर लीडर रहे थे और बुलंदशहर उनका हाँ अगौता उनका पैतृक निवास होता था गाँव। तो बोले भी ये तो इतनी निर्मम हत्या है। वो आए थे, वो शब्द बोले ये तो कोई ऐसा अंदरूनी ही मामला लग रहा है, अंदरूनी मामला, रंजिश। तब तक पुलिस नहीं समझ रही थी, लेकिन वो प्रोफेसर किरणपाल सिंह इस चीज को समझ गए थे। बहरहाल पुलिस के अंदर खाने जांच चल रही थी। तो उसके एक भाई की भूमिका, मरने वालों में जो है, मृतक का जो छोटा भाई था बीच वाला, उसकी एक भूमिका थोड़ी डाउटफुल लग रही थी। तो एसएसपी ने एसपी सिटी से बोला कि तुम जरा इसके घर पे किसी बहाने से होके आओ। तो एसपी सिटी ने बोले कि मुझे पानी पीना है। उसके घर पे गए एसपी सिटी, जेके शाही साहब। तो उन्होंने वहां एक सीढ़ी रखी हुई देखी, सीढ़ी पे खून लगा हुआ था। एसपी सिटी ने ये बात आकर एसएसपी को बताई। यानी ये वर्तमान दिवस की ही बात है। वर्तमान दिवस की करीब अधिकारी मौके पे घटनास्थल पे सुबह 4 बजे से पुलिस के पहुंचे 4-5 बजे से दोपहर के 12-1 बज गए थे, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वो पहला क्लू था करीब 5-6 घंटे। तब तक अधिकारी डेरा डाले हुए थे गांव में। डीआईजी आ गए थे मेरठ जोन के। वो 5-6 घंटे में पहला क्लू था कि सीढ़ी पर खून लगा हुआ मिला। अच्छा, डीआईजी होते थे, आईजी नहीं होते? हाँ, उस समय आईजी नहीं होते थे, मेरठ रेंज के डीआईजी थे। तो एसएसपी बोले अभी पहले इन शवों का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार होने दो, उसके बाद फिर इस बिंदु पे आगे जांच बढ़ाई जाएगी। फिर बहरहाल पुलिस ने, जो मृतक थे सुखवीर सिंह, उनकी पत्नी सुरेन बाला थी, उनके 2 बेटे थे टिंकू और पिंकू। टिंकू की पत्नी थी ममता, रिंकू की पत्नी थी लता, उनका 2 वर्षीय पोता था चीकू। और आप सुनकर कांप जाएंगे, चीकू 2 साल की उम्र थी उसकी। जब हम मौके पर पहुंचे, चीकू अपनी मां के सीने से लिपटा हुआ था, मरी हुई मृत अवस्था में। हत्यारों ने चीकू की पीठ पे बंदूक रखी थी शायद, उसकी पीठ पर गोली मारी थी, जो चीकू के सीने को और चीकू की पीठ पे और मां के सीने को भेदते हुए आर पार हुई थी। और दोनों की ऐसे ही दोनों की डेड बॉडी लिपटी हुई थी। और 2 क्या, वो 3 डेड बॉडी थी, क्योंकि वो मृतका भी गर्भवती थी, जिसकी 1 या 2 दिन में डिलीवरी होनी थी। तो आपकी नौकरी में कपिल जी, आपने उससे पहले इतना बड़ा कोई ऐसा सामूहिक निर्मम, हाँ, घटनाएं तो खूब देखी, लेकिन वो पहला ऐसा हत्याकांड था जिसमें 7 बॉडी एक सामूहिक हत्याकांड, नरसंहार कह सकते हैं। वरना मर्डर तो ट्रिपल मर्डर, 4 लोगों की हत्या, डबल मर्डर खूब हुए थे, लेकिन ये पहला ऐसा हत्याकांड था मेरे क्राइम रिपोर्टिंग के कार्यकाल में कि जिसमें 7 लोगों की एक साथ हत्या हुई थी। बहरहाल उसके बाद पुलिस में जब अंतिम संस्कार वगैरह हो गए, तो मृतक सुखवीर के छोटे भाई, उनका नाम होता था रणवीर, और उनका एक 16 साल का पुत्र था जो नाबालिग था। उन दोनों को हिरासत में ले लिया। ये मृतक के घर के जस्ट बराबर में ही रहते थे। अच्छा, दीवारें मिली हुई, जिनके घर पर खून लगी हुई सीढ़ी मिली थी। ये मृतक का सगा छोटा भाई था। हाँ। तो इन्हें जब हिरासत में ले लिया
इन्हें टैकल किया गया। शुरू में मना करते रहे, जी हमारे तो परिवार में हो गई और आप हमारा ही उत्पीड़न कर रहे हो। सहानुभूति भी गाँव पुलिस की होगी उस वक्त इनसे। नहीं, सहानुभूति के बारे में मैं आपको बताऊं, सहानुभूति रणवीर के साथ किसी भी ग्रामीण की नहीं थी। अच्छा, अगर यानी दबी जुबान में ये था कि ये पारिवारिक कलह है हाँ। और रणवीर की ओर ही सबों का इशारा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था इस चीज को। तो बहरहाल ये चीजें जब पुलिस ने टैकल करना शुरू किया तो पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का फिर खुलासा किया। उसमें सामने आया कि रणवीर ने और उसके नाबालिग पुत्र ने अपने एक छोटे जिन्होंने साजिश रची, रणवीर का एक छोटा भाई और था और रणवीर की पत्नी देवेंद्री, ये दो साजिश में शामिल थे, लेकिन हत्या को रणवीर ने अपने नाबालिग पुत्र के साथ मिलकर अंजाम दिया था। ये लोग सीढ़ी लगाकर उनके घर में चढ़े थे और इन्होंने बारी बारी से सबों को गोली मारी। अब इसके पीछे ये विवाद ये था कि जो सुखवीर मृतक है उनका एक बेटा, बड़ा बेटा टिंकू इनसे रंजिश मानता था रणवीर से, कुछ विवाद रहता था। तो इनका ये कहना था कि टिंकू हमारे साथ खूब बदतमीजी करता था, मारपीट करता था, गांव में कभी भी हमारी बेइज्जती कर देता था। तो हमने ये बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने 4 लोगों को जेल भेजा और भी लोगों के खिलाफ जांच हुई। केस लंबा चला। ये तो करीब 4-5 साल 3 साल पहले एक सुखवीर को इसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी। सॉरी, सुखवीर कह रहा हूं, रणवीर को, सुखवीर मृतक थे, रणवीर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बेटा नाबालिग था, उसकी पत्रावली पृथक कर दी गई थी, अलग कर दी गई थी। और फिर हाईकोर्ट से शायद फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई थी उम्र को देखते हुए। और फिर बाद में इसी में ही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट भी लगाया था। गैंगस्टर एक्ट में सुखवीर को भी 9 साल की सजा सुनाई गई थी इसमें, अभी 2 साल पहले। लेकिन ये मेरी पत्रकारिता काल का एक ऐसा सामूहिक नरसंहार रहा जिसमें खून के रिश्तों को तार तार किया गया और केवल एक अहम की लड़ाई है ना, मूंछों की लड़ाई परिवार में ही सामने आ गई और जरा जरा सी बातों पे 7 लाशें क्या 7 क्या 9 लाशें बिछा दी गई। कपिल जी, एक सवाल तो मेरा यह है कि जो मृतक रणवीर है उनके तो पूरा जो परिवार है उसका मतलब मृतक सुखवीर का जो पूरा परिवार है, जो आप बता रहे हैं, उनके 2 बेटे थे, 2 पुत्रवधू थी, उनकी खुद की पत्नी थी, एक पोता था, दोनों ही जो पुत्रवधू थी उनकी डिलीवरी होने जा रही थी। तो ऐसे में पूरा जो परिवार है वो तो रणवीर ने नहीं छोड़ा। तो क्या आप ये जानकारी रखते हैं कि इस मुकदमे में उस वक्त पुलिस ने वादी कौन बनाया, पैरवी किसने की, किस तरीके से इस जो ये पूरा केस है इसको जजमेंट तक लाया गया? देखिए, पैरवी तो पुलिस द्वारा ही की गई थी, क्योंकि रणवीर के खिलाफ गांव में बोलने का साहस किसी में नहीं था। बेटा नाबालिग था, वो कुछ समय बाद शायद बेल पर आ गया था, 2-3 साल बाद, जो भी कुछ रहा हो, और किसी में गांव में साहस नहीं था। पैरवी पूर्ण रूप से पुलिस ने की और पुलिस की प्रभावी पैरवी का ही परिणाम था कि इसमें सजा हुई, वरना परिवार में कोई रणवीर के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि सुखवीर का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। तो वादी का तो शायद मुझे ये ध्यान पड़ रहा है सबसे छोटा वाला भाई वादी बना था, और लेकिन पैरवी इसमें पूर्ण रूप से पुलिस द्वारा ही की गई थी। प्रभावी पैरवी जो है वो पुलिस द्वारा ही की गई थी। इसमें एसएसपी थे राजकुमार कोयल जी, जो अब एडीजी हैं लखनऊ में, तो उन्होंने लास्ट तक इस केस पर पूरा ध्यान दिया था। जब इस केस में फैसला आया, मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने बताया था, वो बोले यार ये केस ऐसा है जो मेरे दिल में आज तक जिंदा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, तो वो तस्वीर पहली जो आप बता रहे हैं कि माँ से वो बड़ा दर्दनाक मतलब कि मंजर था जब हम पहुंचे थे वहां पर, वो आज भी दिमाग में, उसे कभी शायद जीवन में भूलना संभव नहीं होगा। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज और दो कि किस तरह से आदमी छोटी छोटी बातों को अहम बना लेता है, प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है और ऐसी घटना कर बैठता है जिससे परिवार तबाह होते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, आज हम और आप ये बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी कल ही बीते दिन ही नगर कोतवाली देहात पुलिस ने एक खुलासा किया है जिसमें एक रिश्ते के पोते द्वारा अपनी दादी की हत्या की गई, सिर्फ तंजबाजी से परेशान, केवल तानेबाजी से, तंजबाजी से परेशान होकर। तो ये छोटे छोटे ऐसे हैं जिन बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है, या बड़ा कुछ कह रहा है तो उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। और मेरा तो ये भी मानना है कि आप कुछ कहने से बचें। आज के समय में लोगों में बर्दाश्त कम हो गई है, लोग चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, दिल से लगा कर रख लेते हैं। तो हमें इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत बातें बोलने से बचना चाहिए।
और अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो उसे दरगुजर कर दें, हाँ दरकिनार कर दें, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, तभी हम इन चीजों से बच सकते हैं। वरना एक जरा सी गलती पूरे परिवार को, आपका तो कैरियर बर्बाद करती है ही है, लेकिन आपके पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर देती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ये बुलंदशहर के हिंदुस्तान समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर कपिल गौड़ जी हमारे साथ थे, जो 2008 की घटना को आज आपको बता रहे थे। साथ ही ये भी बता रहे थे कैसे इनकी जो यादें हैं वो ताजा हो गई, कैसे उस घटना को पुलिस जैसे केस की विवेचना करती है, पत्रकार भी उसे इन्वेस्टिगेट करता है और कहीं ना कहीं पत्रकार के जहन में भी ऐसी घटनाएं छाप छोड़ जाती हैं। आगे भी हम आपको ऐसी कहानियां सुना सकें, आपके बीच इस तरह की अनसुनी कहानियां लेकर हाजिर हो सकें, उन घटनाओं के अनसुने पहलू आपके सामने रख सकें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करके इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है उसको कमेंट करके जरूर बता दें। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम कपिल जी के साथ आगे भी आपको ऐसे ही जघन्य अपराधों के बारे में जानकारी देते रहें। धन्यवाद सर जी। नमस्कार।